हरिओम। चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। राम राम भी। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हमने जो भी प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, उससे आगे के क्वेश्चंस आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मिनट, क्या आ गया। कल हमें जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे प्रेपोजिशंस के, इसमें हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। उसके आगे क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है। बच्चे, लिखना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो बिना प्रेपोजिशन के लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो या हमें पहले से ही पता हो कि क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसको लिखना कंपलसरी नहीं होता। मतलब कंपलसरी नहीं होता, बस बात यह है। द ऑपेसिटी ऑफ वाटर इज ओइंग टू इट्स मिनरल कंटेंट। गुड इवनिंग भाई। द ऑपेसिटी ऑफ द वाटर इज ओइंग टू इट्स मिनरल कंटेंट। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बताओ। हाय भाई, हाय। ठीक है, हेलो गुड इवनिंग हो गए बच्चों। अब आंसर बताना शुरू करो। द ऑपेसिटी ऑफ वाटर इज ओइंग टू इट्स मिनरल कंटेंट। देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक दो बेसिक बातें पहले समझ लेना। ओइंग टू और ड्यू टू, ये दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं। दोनों का मीनिंग सेम होता है। बिकॉज ऑफ, इसका भी मीनिंग यही होता है और इसका भी मीनिंग यही होता है, ठीक है। ओइंग टू और ड्यू टू, दोनों का मीनिंग यही होता है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो समझना। ओइंग टू जो हम यूज करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसका जब हम यूज करते हैं तो वो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारी तैयार होती है वो होती है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन, ठीक है। ड्यू टू के साथ लिखी गई जो फ्रेज होती है वो होती है एडजेक्टिव फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ये डिफरेंस समझना। देखिए, ये हमें पता है कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं वो एडवर्ब या एडजेक्टिव के तरीके से फंक्शन करती हैं सेंटेंस में। ओइंग टू के साथ लिखी गई फ्रेजेस एडवर्ब होती हैं, ड्यू टू के साथ लिखी गई एडजेक्टिव होती हैं। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल डिफरेंस से समझते हैं। देखो, हमने एक सेंटेंस लिखा, द डिले इन द पार्टी was dash his busy schedule। एक हो गया। दूसरा, he postponed the party dash his busy schedule। अब ये दो ब्लैंक्स हैं इन सेंटेंसेस में, ठीक है। हाँ, इन दोनों ब्लैंक्स को हमें फिल करना है और इसके लिए ऑप्शंस हैं हमारे पास। राम राम बच्चे, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं ओइंग टू, ड्यू टू, ठीक है। सबसे पहले ये वाला एग्जांपल समझना है। ही पोस्टपोन्ड द पार्टी। पोस्टपोन्ड एक्शन वर्ब हो गई, डूइंग वर्ब वही है। ही पोस्टपोन्ड द पार्टी, व्हाई डिड ही पोस्टपोन, क्यों उसने पोस्टपोन किया। तो यहां पे हमें रीजन बताना है। वाई का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एडवर्ब फ्रेज चाहिए जो हमारे इस स्टेटमेंट की मेन वर्ब पोस्टपोन को डिस्क्राइब कर दे कि व्हाई वाज दिस एक्शन डन, ये एक्शन क्यों किया गया। तो एडवर्ब फ्रेज चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो ओइंग टू। अच्छा, तुम में से जो बच्चे जानते हो ठीक है, जो ना जानते हो वो ध्यान रखेंगे। जो ड्यू वर्ड होता है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो जब हम ड्यू टू का यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, क्योंकि इस फ्रेज का मेन वर्ड ड्यू होता है ना, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है हमेशा। अब इस एग्जांपल को देखो, हमने लिखा था डिले इन द पार्टी वाज डैश। वाज लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसका जो हम वर्ड लिखेंगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब तो कम से कम नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे इस फ्रेज को होना चाहिए एडजेक्टिव, क्योंकि ये वॉज लिंकिंग और के बाद में कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। अब अगर एडजेक्टिव फ्रेज चाहिए तो फिर ड्यू टू ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा ड्यू टू। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट में आ जाएगा ड्यू टू, सेकंड में आ जाएगा ओइंग टू। अब यहाँ पे ड्यू टू क्यों आया, यहाँ पे ओइंग टू क्यों आएगा, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये ड्यू टू हमने इसलिए लिखा बिकॉज वी नीड एन एडजेक्टिव फ्रेज हियर। कैसे पता चला एडजेक्टिव फ्रेज की जरूरत है, क्योंकि पहले लिखी गई वर्ब लिंकिंग है, लिंकिंग और उसको कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। कॉम्प्लीमेंट्स नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। ओइंग टू लिख दोगे तो एडवर्ब फ्रेज बनेगी, एडवर्ब्स कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ड्यू टू। अच्छा, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हमने एक्शन वर्ब यूज कर रखी थी और हमें उस एक्शन को जस्टिफाई करना था, वाई का रिप्लाई चाहिए था। तो अगर हम कोई भी वर्ड ऐसा यूज करें जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, वो एडवर्ब होते हैं, तो यहाँ पे हमने ओइंग टू लिख दिया। जब ये छोटी छोटी बातें समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन पे आना अपने। देखो, ये जो हमने इज लिख रखा है ना, ये भी लिंकिंग वर्ब है। ठीक, अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। तो जो हमने ओइंग टू लिखा है ये एडवर्ब फ्रेज के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव फ्रेज की जरूरत है, तो लिखो ड्यू टू। तो इसका आंसर तो ये हो गया। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एक दो क्वेश्चन और हैं जिनका तुम आंसर बताओ। देखो, एक क्वेश्चन हमने लिखा ए, डैज हिज इलनेस ही कैंसल्ड द टूर। इस ब्लैंक को फिल करो। डैश इज इलनेस ही कैंसल्ड द टूर। एक क्वेश्चन का जो ब्लैंक है इसको फिल करो और बताओ इसमें हमें क्या यूज करना चाहिए, ड्यू टू या गोइंग टू। कमेंट फास्ट। अरे सही है, ड्यू टू, बढ़िया। ओइंग टू ठीक है, मतलब ओनिंग नहीं है, हिले हुए, ओइंग टू। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, अब ड्यू टू लिखो या ओइंग टू लिखो, इट डजेंट मैटर भैया, दोनों ही सही होंगे। अगर हम ड्यू टू लिखेंगे तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी जो कि हमारे मेन स्टेटमेंट के सब्जेक्ट ही प्रोनाउन को रेफर करेगी। अगर हम ओइंग टू लिखेंगे तो ये एडवर्ब फ्रेज होगी जो कि हमारी मेन स्टेटमेंट में लिखी गई वर्ब कैंसल्ड को रेफर करेगी। इधर वे वी आर सेइंग द सेम थिंग, दोनों तरीके से हम बात एक ही कह रहे होंगे, लेकिन फिर भी डिफरेंस होगा। तो अब ड्यू टू लिखो या ओइंग टू लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है सही है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे समझ लेना कि कई बार हम अननेसेसरली कुछ बातें याद करे बैठे होते हैं जिनका कोई लॉजिक या सिर पर होता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ड्यू टू लिखो या ओइंग टू लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर वे दैट इज करेक्ट सेंटेंस, वो दोनों तरीके से करेक्ट सेंटेंस होगा। अगर हमें अपने स्टेटमेंट के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है तो हम ड्यू टू का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें एक्शन को डिस्क्राइब करना है तो फिर हम ओइंग टू लिखेंगे। उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, दोनों तरीके से हम बात एक ही कह रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें ड्यू टू या ओइंग टू कुछ भी लिखना है। कई बार बुक्स वगैरह में लिखा होता है शुरू में ड्यू टू नहीं आएगा, ओइंग टू नहीं आएगा, वो सब ऐसे ही होता है, उसको याद मत करना। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल हमने लिखा बी, ही गॉट लेट, he got late due to a heavy traffic jam। चलो अच्छा, ये बताइए सही है गलत। he got late due to a heavy traffic jam। he got late due to a heavy traffic jam। ये जो हमने बी सेंटेंस लिखा है इसको लेकर आंसर हमें ये चाहिए कि भाई वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, मतलब हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। he got late due to a heavy traffic jam। बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। सही है, तुम लोग अपना एक सही कहता है या गलत कहता है, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, फिर एक अल्टरनेटिव आंसर दे रहे हो एक, हाँ सही है। अच्छा छोड़ो, इस सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, बस ये बताने है सही है गलत। ही गॉट लेट विच वॉज ड्यू टू
अ हैवी ट्रैफिक जाम। जैसे हमने लिखा ही गॉट लेट विच वॉज ड्यू टू अ हैवी ट्रैफिक जाम। अब देखो यहां पे समझना, ये ही गॉट लेट हमारा मेन स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद ये जो विच वॉज ड्यू टू अ हैवी ट्रैफिक जाम हमने लिखा, ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है। जैसा कि हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि अगर हम अपने स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए किसी रिलेटिव प्रोनाउन का या रिलेटिव क्लॉज का यूज करें तो उस रिलेटिव क्लॉज को कॉमा का यूज करके विच के साथ लिखना, ठीक है। तो ये जो विच वॉज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक जब हमने लिखा ना, ये रिलेटिव क्लॉज है और ये रिलेटिव क्लॉज डिस्क्रिप्शन है इस पूरे स्टेटमेंट का। तो ये सही हो गया स्टेटमेंट। भाई वो लेट हुआ तो इस स्टेटमेंट के पीछे क्या लॉजिक है, विच वॉज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक जाम, जो कि मतलब एक ट्रैफिक जाम की वजह से हुआ। तो ये जो कमेंट हम कर रहे हैं वो हमारे मेन स्टेटमेंट को लेकर कमेंट हो रहा है। अब ध्यान क्या रखना है कि अगर ये विच वॉज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक जाम सही है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें ड्यू टू हैवी ट्रैफिक जाम तो भी सही होगा। बस डिफरेंस क्या होगा, जब हम लिखेंगे विच वॉज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक जाम तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होगी, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होगी जो कि इस स्टेटमेंट को कमेंट कर रही है। लेकिन अगर हम केवल इतना लिखेंगे ड्यू टू हैवी ट्रैफिक जाम तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी। तो अगर हम इसमें से सब्जेक्ट और मेन वर्ब रिमूव कर देंगे तो एक क्लॉज के बजाय फ्रेज हो जाएगी, ठीक है। तो अब सही अगर वो है विच वॉज ड्यू टू अ ट्रैफिक जाम तो सही ये भी हो जाएगा ड्यू टू अ हैवी ट्रैफिक जाम। बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे ये क्लॉज है, अगर हम विच वॉज लिखेंगे तो एक क्लॉज होगी। क्लॉज हम इसलिए कहेंगे इसे क्योंकि तब इसमें सब्जेक्ट भी है मेन वर्ब भी है, अदरवाइज ये फ्रेज हो जाएगी। तो जिस तरीके से ये सही होगा ना वैसे ये भी सही हो गया ड्यू टू अ हैवी ट्रैफिक जाम। तो एक तो ये ड्यू टू हैवी ट्रैफिक जाम इसलिए सही हो गया क्योंकि ये जो हम फ्रेज यूज कर रहे हैं वो हमारे मेन स्टेटमेंट को कमेंट कर रही है कि मेन स्टेटमेंट में हुआ एक्शन क्यों हुआ, ठीक है। तो एक तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है इसलिए हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज जस्टिफाई कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि हम इसको रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। अगर हम चाहें तो इसको रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं विच वॉज ड्यू टू हैवी ट्रैफिक जाम। तो जब वो रिलेटिव क्लॉज सही हो जाएगी तो हमें ये तो सबको पता है कि रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव होती है, तो ये भी सही हो गया। ये बात बता के मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि ड्यू टू और ओइंग टू में कोई अननेसेसरली अगर कॉन्सेप्ट तुमने याद कर रखा हो तो मत करना, क्योंकि इनमें सटल डिफरेंसेस होते हैं जो प्रैक्टिकली सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने मुश्किल होते हैं। तो ग्रामेटिकली वो सेंटेंस इधर वे करेक्ट होते हैं। बस हाँ ये डेफिनेट है कि अगर कोई लिंकिंग वर्ड लिख दोगे तो उसके बाद एडजेक्टिव भी लिखनी पड़ेगी, फिर ओइंग टू तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ओइंग जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो डिस्क्रिप्शन का काम करती है और एडवर्ब होती है। तो ड्यू का ही यूज करना है क्योंकि ड्यू वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो लिंकिंग वर्ड के बाद अगर कभी लिखना पड़े तो हमेशा ड्यू टू लिखना, अदरवाइज ड्यू टू इनटू जो भी लिखा होगा वो सही होगा, ठीक है। चलो 11th क्वेश्चन हो गया, 12th का आंसर बताओ। अ गुड मैकेनिक शुड ऑलवेज हैव राइट इक्विपमेंट इन हैंड। अ गुड मैकेनिक शुड ऑलवेज हैव राइट इक्विपमेंट इन हैंड। 12th क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चा। 12th क्वेश्चन का आंसर बताओ। ट्वेल्थ क्वेश्चन का एक बार आंसर बताओ बच्चे। नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं बताता हूं। देखो ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, ये दो फ्रेज होती हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज होती हैं, उनके डिफरेंस पे बेस्ड है। एक होती है इन हैंड और एक होती है एट हैंड। इन हैंड का मतलब बेसिकली होता है अवेलेबल, ठीक है। और एट हैंड का मतलब होता है एक्सेसिबल। ठीक है। तो इन हैंड का मतलब होता है समथिंग विच इज अवेलेबल। जैसे कोई पर्सन है जिस समय वो काम कर रहे हैं तो हम कह देंगे डू द वर्क इन हैंड। डू द वर्क इन हैंड का मतलब जो आपके पास अवेलेबल काम है पहले उसको निपटाओ। या मान लो कोई चीज हमारे पास इकट्ठी है, हमने उसको जमा कर रखा है, हमारे पास है, तो हम कह सकते हैं वी हैव मच कैश इन हैंड। इन हैंड का मतलब विच इज रिजर्व, ठीक है। अच्छा एट हैंड का यूज हम एक्सेसिबिलिटी के लिए करते हैं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब विद इन रीच, जिसको जरूरत पड़ने पे हम एक्सेस कर लें, मतलब उसको ढूंढने के लिए फिर हमें कोशिश ना करनी पड़े, वी कैन इजिली यूज इट। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एवरीथिंग विच इज अवेलेबल नीड नॉट बी एक्सेसिबल। काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अवेलेबल होती हैं लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं होती हैं। मान लो हमें अलाउ नहीं है या उनको लॉक कर रखा गया है या वो ऐसी जगह पे जहां पर हम तक पहुंच नहीं सकते, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो अगर हमें किसी चीज की अवेलेबिलिटी को रेफर करना हो तो इन हैंड का यूज क्या करो। इन हैंड मीन समथिंग विच इज अवेलेबल और समथिंग विच यू आर डीलिंग एट द प्रेजेंट। और एट हैंड का मतलब क्या, समथिंग विच इज इन योर रीच, विच इज नियर टू यू।
अब ये जो हमने एग्जांपल लिखा ना, अ गुड मैकेनिक शुड ऑलवेज हैव राइट इक्विपमेंट इन हैंड, तो यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे तो ये अवेबिलिटी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये है एक्सेसिबिलिटी का, कि अगर कोई अच्छा मैकेनिक है और उसको कोई इक्विपमेंट चाहिए तो उसको उसको ढूंढना ना पड़े, वो उसके आसपास में ही हो। तो अगर हमें एक्सेसिबिलिटी रेफर करनी हो तो उसके लिए एट हैंड का यूज क्या करो? तो एट हैंड का मतलब हो जाएगा समथिंग विच विच इज विद इन योर रीच, जो तुम्हारी रीच में है और जरूरत पड़ने पर हम उसका यूज कर सकते हैं। कोर्स खत्म होने को है, आपने बटन अपडेट नहीं करवाया, बाद में हम किसको बोलेंगे? अभी एक काम करो बच्चे, इस पे ध्यान दे लो, आज मैं तुम्हारी क्लास से फ्री होकर ना सबसे पहले यही काम करूंगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, माई फ्रेंड्स वुड सॉर्ट आउट एनी प्रॉब्लम्स माई प्रॉब्लम्स इन टाइम। माई फ्रेंड्स वुड सॉर्ट आउट माई प्रॉब्लम्स इन टाइम। आंसर बताओ। हम्म, चलो देखो, एक बच्चे ने, किसी ने आंसर बताया, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो देखो मैं समझा देता हूँ, यहां से समझना। ठीक है, ऑन टाइम और इन टाइम, ये दो भी एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं, इनका भी मीनिंग देखो समझना। ऑन टाइम का मतलब होता है एट शेड्यूल्ड और प्रॉपर टाइम, किसी काम को उसके शेड्यूल टाइम पे करना या उचित समय में मतलब करना, उस समय करना जब सही टाइम हो, शेड्यूल्ड और प्रॉपर टाइम। इन टाइम का मतलब होता है एट, एट क्या, बिफोर द शेड्यूल्ड मोमेंट, बिफोर द शेड्यूल्ड मोमेंट, शेड्यूल्ड मोमेंट से पहले। अब इसको एक एग्जांपल से समझना, मान लो ये टाइमलाइन हो गई, ठीक है? ठीक है, मान लो ये हमारी टाइमलाइन हो गई ऐसे, ये फ्यूचर है, अब वर्ड जो है वो फ्यूचर है, ठीक है, डाउनवर्ड पास्ट है, हम पास्ट है फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। अब इस टाइमलाइन पे हमने किसी एक पॉइंट को मार्क किया किसी सर्टेन इवेंट के लिए, तो ये भी जो हमने पॉइंट मार्क कर दिया है या जो शेड्यूल कर दिया है, ये हो गया ऑन टाइम, मतलब ये पॉइंट हो गया ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब शेड्यूल्ड, ठीक है? अब इसके परे का कोई भी मतलब पॉइंट, एनी पॉइंट विच इज बियॉन्ड द शेड्यूल्ड पॉइंट, दैट इज आउट टाइम। आउट टाइम को हम वैसे लेट कह सकते हैं, लेट। कोई भी ऐसा पॉइंट विच इज विद इन द शेड्यूल्ड मोमेंट, जो शेड्यूल ये बियॉन्ड हो गया तो ये आउट टाइम हो गया, कोई भी ऐसा पॉइंट जो इससे पहले का हो विद इन, तो ये हो गया इन टाइम, इन टाइम का मतलब अर्ली। तो इन टाइम का और ऑन टाइम का जो हम यूज करते हैं, ये रिलेटिव यूज होता है, इसका यूज हम करते हैं हमेशा विद रिलेशन टू समथिंग ऑलरेडी फिक्स्ड और शेड्यूल्ड, पहले से कोई फिक्स्ड या शेड्यूल्ड मोमेंट है उसके रिलेशन में हम आउट टाइम का और इन टाइम का यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा, माय फ्रेंड्स वुड सॉर्ट आउट एनी प्रॉब्लम्स इन टाइम, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम टाइम्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई शेड्यूल्ड मोमेंट तो डिसाइड नहीं करते होंगे कि प्रॉब्लम्स को इस टाइम तक सॉल्व करना है, इससे पहले करना है, बाद में करना है। तो अगर हम यहाँ पे किसी स्टैंडर्ड पॉइंट से रिलेट नहीं कर रहे होंगे तो हमें आउट टाइम इन टाइम का एक तो यूज ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, गलत हो गया। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो शेड्यूल टाइम भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई शेड्यूल टाइम होता नहीं है तो आप शेड्यूल भी प्रूव नहीं कर पाओगे, लेकिन ये मीनिंग यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएगा प्रॉपर टाइम, कि मान लो किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम ने उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया, उसके बाद में अगर सॉल्यूशन हो तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि जो उसके एडवर्स इफेक्ट्स थे वो तो वो बेयर कर जाएगा तब तक, ठीक है? तो यहाँ पे ऑन टाइम लिखो इन टाइम की जगह, और ऑन टाइम का मतलब प्रॉपर टाइम, द एग्जैक्ट टाइम, ठीक है? विद इन टाइम बेटा क्यों लिख पाओगे? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई शेड्यूल टाइम तो होता नहीं है ना, कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है 2 हफ्ते में, उससे पहले करना है बाद में करना। ठीक है, तो ये ऑन टाइम इन टाइम का हो गया। एक एग्जांपल देखो मैं और लिख देता हूं अपने पास से, द मूवी shall begin dash, so we must reach there dash। अब इसमें भी हमें ऑन टाइम और इन टाइम का यूज करना है। द मूवी shall begin dash, so we must reach there dash।
वी रीच द एग्जाम सेंटर इन टाइम, बिल्कुल बच्चे। अब देखो जैसे मूवी का स्टार्ट होना है, एग्जाम का शुरू होना है, या फिर ट्रेन का आना है, ट्रेन का जाना है, ये शेड्यूल्ड टाइम के हिसाब से इवेंट चलते हैं। तो चूंकि इनका टाइम शेड्यूल्ड होता है तो यहाँ पे लिखो ऑन टाइम। बाकी जो लोग आते हैं वो उसके रेस्पेक्ट में पहले या बाद में आते रहते हैं, तो उसके लिए लिख दो इन टाइम। तो ऑन टाइम का यूज उसी इवेंट के लिए करना जो शेड्यूल्ड होता है, जिसको शेड्यूल के हिसाब से किया जाता है, और बाकी लोग उसके रिलेटिव रिलेटिव मतलब उनका आना जाना उसके रिलेटिव होता है। तो मूवी का स्टार्ट होना जो होता है वो शेड्यूल्ड होता है, मूवी का एक शॉर्ट टाइम होता है, वो उसी स्टार्ट पे स्टार्ट की जाती है, तो उसके लिए तो लिख दो ऑन टाइम। बाकी जो लोग आते रहते हैं उनके लिए लिख दो इन टाइम, ठीक है। तो मूवी का स्टार्ट होना है, ट्रेन का आना जाना है, मैच का स्टार्ट होना है, एग्जाम का स्टार्ट होना है, ठीक है, ये सब ऑन टाइम, बाकी सब इन टाइम। चलो, अब 14th और 15th का आंसर एक साथ बताना है, क्योंकि दोनों कॉमन कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं। 14th और 15th का आंसर एक साथ ही बताना। हाँ, फर्स्ट में ऑन टाइम, सेकंड में इन टाइम, सही है। 14th और 15th का आंसर एक साथ बताओ। ज्यादा हाथ पर मारने पड़ रहे हैं क्या? चलो देखो, यहाँ पे पहले समझ लो फिर बाद में बताते रहना। हमने एक प्रिपोजिशनल फ्रेज लिखी इन द एंड, एक लिखी एट द एंड, एक लिखी इन द बिगनिंग, और एक हमने लिखी एट द बिगनिंग। ठीक है। सबसे पहले तो इनके मीनिंग समझना है कि इनके मीनिंग्स में क्या डिफरेंस होते हैं। इन द एंड का मतलब होता है फाइनली, इवेंचुअली, ठीक है। एट द एंड का मतलब होता है एट द लास्ट पॉइंट, एट द लास्ट पॉइंट। तुम में से जो बच्चे जानते हो ठीक है, जो ना जानते हो वो आगे ध्यान रखेंगे। एट प्रिपरेशन पॉइंट की होती है, तो एट द एंड का यूज करते हैं हम किसी पॉइंट को रेफर करने के लिए जहां पे जाके कोई सीरीज एंड हो जाती है, ठीक है। इन द बिगनिंग का मतलब होता है इनिशियली, प्राइमरली, अर्लियर, ठीक है। जैसे हम कल एक फ्रेज डिस्कस कर रहे थे एट फर्स्ट, तो हम कह सकते हैं इन द बिगनिंग का मतलब होता है एट फर्स्ट। एट द बिगनिंग का मतलब होता है एट द फर्स्ट पॉइंट। एट द फर्स्ट पॉइंट का मतलब किसी इवेंट्स का या सीरीज का वो पॉइंट जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, एट द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये मीनिंग समझ में आ गए हो तो एक दो बातें और भी ध्यान रखना। अब जैसा कि तुम लोग यहाँ पे एक बात समझ भी चुके होगे, बाकी अपना मैं भी बता देता हूँ कि एट द एंड और एट द बिगिनिंग इनका यूज हम करते हैं टू रेफर टू पोजीशन ऑफ समथिंग। पोजीशन को रेफर करने के लिए इनका यूज करते हैं। चूंकि पोजीशन को रेफर करने के लिए यूज होने वाली वर्ड्स होते हैं, तो इनके साथ लिखी गई जो फ्रेज होती है ना, वो वेयर का रिप्लाई होती है, वेयर का। इन द एंड, इन द बिगनिंग जो है, जो कि अर्लियर और इवेंचुअली जिनका मीनिंग होता है, ये किसी इवेंट के होने के टाइम को रेफर करती हैं, तो टाइम को रेफर करने की वजह से व्हेन का रिप्लाई होती हैं। तो एक तो ये डिफरेंस ध्यान रखना कि इन द एंड, इन द बिगनिंग का यूज किया करो उन कॉन्टेक्स्ट में जहां पर हमें व्हेन को रिप्लाई करना हो। एट द एंड, एट द बिगनिंग का यूज किया करो वहां पे जहां पर वेयर को रिप्लाई करना हो। एक तो ये बात ध्यान रखना। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना। सपोज मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, ये इस लाइन का फर्स्ट पॉइंट है और ये इस लाइन का लास्ट पॉइंट है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए हम प्रिपोजिशन यूज करेंगे एट द, इसके लिए फ्रेज यूज करेंगे एट द बिगनिंग। लास्ट पॉइंट है, इसके लिए हम यूज करेंगे एट द एंड। दोनों के लिए एट यूज करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है इस लाइन का और ये लास्ट पॉइंट है। अब हम मान लेते हैं ये लाइन एक रोड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो रोड जो होता है दैट इज अ पॉइंट इन स्पेस। तो ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे ये वेयर को रिप्लाई करेंगे, क्योंकि रोड जो होता है उसका एग्जिस्टेंस स्पेस में होता है, उसको हम स्पेस से रिलेट करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट वेयर का रिप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मान लें ये रोड नहीं एक मूवी है, अगर हम मान लें ये मूवी है, ये मूवी यहां शुरू हुई और यहां खत्म हो गई, तो मूवी को हम स्पेस से नहीं टाइम से रिलेट करते हैं, कितने घंटे की मूवी, कितने मिनट की मूवी, ठीक है। तो अगर हम इसको मूवी मान लेंगे तो भी ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट होंगे, लेकिन मूवी को चूंकि टाइम से रिलेट किया जाता है स्पेस से नहीं, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट व्हेन का रिप्लाई होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो एट द एंड, एट द बिगनिंग होते हैं वो व्हेन का रिप्लाई भी हो सकते हैं अगर वो पॉइंट टाइम के हों, और अगर स्पेस के होंगे तो वेयर का रिप्लाई होंगे। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पर वेयर का रिप्लाई चाहिए होगा वहां तो एट द एंड, एट द बिगनिंग ही लिखना, लेकिन जब व्हेन का रिप्लाई चाहिए होगा तो इन द एंड और एट द एंड कुछ भी हो सकते हैं। खैर फिर भी मैं थोड़ा सा इसको आसान करता हूं, ऐसे समझना।
इन द एंड और इन द बिगनिंग एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं, एट द एंड एट द बिगनिंग एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं। ये एक्चुअली एडजेक्टिव फ्रेजेस इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी हम एट द एंड एट द बिगिनिंग यूज करेंगे तो इनके बाद हमेशा हमें वो नाउन लिखना पड़ेगा जिसका वो फर्स्ट या लास्ट पॉइंट है, हम उस नाउन के बगैर इनका यूज नहीं कर सकते। तो एट द एंड और एट द बिगिनिंग जो होती हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं जिनको बिना नाउन के यूज नहीं किया जा सकता। अगर हम ये ना बताएं कि विच नाउन इज, मतलब किस नाउन का ये फर्स्ट या लास्ट पॉइंट है, तो हम ये यूज नहीं कर पाएंगे। ये ज्यादा आसान तरीका है ध्यान रखने का, हालांकि वो बातें भी ध्यान रखना जो उधर बताई गई हैं, लेकिन ये काम की बात है, इसका जरूर ध्यान रखना कि एट द एंड एट द बिगनिंग एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं, इनका यूज उस कॉन्टेक्स्ट में क्या करो जहां पे कोई नाउन मेंशन कर रखा हो और हमें उसकी स्टार्टिंग को या एंड को रेफर करना हो। अगर कोई नाउन नहीं मेंशन कर रखा हो, जनरल टाइम की बात करनी हो, तो इन द एंड इन द बिगनिंग का यूज क्या करो। ठीक, अब इन दोनों क्वेश्चंस पे आना। हमने लिखा था कंपनी डिलीवर्ड हिज ऑर्डर, नहीं, द कंपनी डिलीवर्ड हिज ऑर्डर टू हिम इन द एंड ऑफ द वीक। अब देखो हमने ऑफ द वीक यहाँ पे लिख दिया तो ये वीक नाउन हो गया। अब हमें पता है कि वीक स्टार्ट होता है मंडे, एंड होता है संडे, तो ये हो गया एट द बिगिनिंग, ये हो गया एट द एंड। तो अगर हमने द वीक यहाँ पे लिख रखा है ना, तो अब इन गलत है, अब लिखो एट द एंड ऑफ द वीक। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। इन द बिगिनिंग ही वुड विजिट हिज पेरेंट्स एवरी वीकेंड, और ये गलती से सेंटेंस मेरे से सही टाइप हो गया। चलो खैर कोई नहीं, समझ लेना, असल में इसमें एट द बिगिनिंग लिखना रहा होगा, लेकिन वो टाइप करते टाइम क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, वो सही टाइप कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर एट लिखा होता ना तो इन लिख देते। ठीक है, इन द बिगिनिंग का मतलब है इनिशियली, इन अर्लियर स्टेजेस, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी चीज के फर्स्ट या लास्ट पॉइंट को रेफर नहीं करना, तो इसलिए एट मत यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो ये एट द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग के एग्जांपल्स हो गए। अब कुछ एग्जांपल मैं अपनी तरफ से लिखता हूं, उनको सही करके दिखाना। देखो, he made some mistakes dash the beginning of his career. Second, he was not so confident dash the beginning. Dash the beginning of the speech. He thanked the audience. Truth always wins. That's the end. Now here are some questions for you. ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, ऑप्शन क्या है वो तुम जान ही गए होगे, एट और इन का यूज करना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं एबीसीडी, इन ब्लैंक्स को फिल करो, ऑप्शंस एट और इन है। सोच समझ के बताओ बेटा, सोच समझ के इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताओ। पगले हो तुम, नंबर 1 के डी में एट, तुम्हें बताने का कोई फायदा थोड़ी होता, तुम्हें तो तुक्के मारने, तुम बोलोगे वही जो तुम्हें आता है। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पर हमें एक एडजेक्टिव फ्रेज चाहिए, क्योंकि हमने जो हिज करियर नाउन लिख रखा है ना, तो मान लो किसी पर्सन ने कोई जॉब स्टार्ट की, ठीक है, मान लेते हैं उसने स्टार्ट की 2008 में, और वो रिटायर हो गया 2040 में या 2042 में या जब भी, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये लास्ट पॉइंट हो गया। अब हमें एट का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखो एट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। अगर हम यहाँ पे हिज करियर ड्रॉप कर दें तो फिर इन लिखना। ठीक है, तो अगर हमें कोई नाउन मेंशन कर रखा है और हमें उस नाउन के फर्स्ट या लास्ट पॉइंट्स को रेफर करना है, फर्स्ट या लास्ट पार्ट को रेफर करना है, तो एट का यूज क्या करो, पॉइंट की प्रिपरेशन एट होती है, समझ जाओ।
फिर हमने लिखा ही वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट डैश द बिगनिंग। अब हमने डैश द बिगनिंग लिख दिया, लेकिन हमने यहाँ पे नाउन तो मेंशन नहीं किया कि किस चीज के फर्स्ट या लास्ट पॉइंट को रेफर करना। एक्चुअली कोई पॉइंट ही मेंशन नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका हम पॉइंट डिफाइन कर पाएंगे। सो नो पॉइंट इज बीइंग रेफर्ड टू इन द बिगनिंग का मतलब है एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में। सी ऑप्शन में हमने लिखा डैश द बिगनिंग ऑफ स्पीच। अब जैसे हमने यहाँ पे स्पीच लिख दिया, तो स्पीच अगर 15 मिनट की है, 10 मिनट की है, तो जो उसका फर्स्ट मोमेंट है जब उसने स्पीच स्टार्ट की है वो एट द बिगिनिंग। लास्ट मोमेंट जब उसने स्पीच को एंड किया तो हो गया एट द एंड। तो यहाँ पे आ जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच। फिर यहाँ पे हमने देखो पहली बात तो कोई नाउन नहीं लिख रखा जो हम एट द एंड का यूज कर पाए। दूसरा जो हमें मीनिंग चाहिए वो मीनिंग भी चाहिए फाइनली, कि लास्ट में मतलब हमेशा सच जीतता है, तो लिख दो इन द एंड। ठीक है, हाँ, तो डी में आ जाएगा इन द एंड, सी में आ जाएगा एट, बी में आ जाएगा इन, और ए में आ जाएगा एट। ठीक है, तो जब भी कोई नाउन मेंशन कर रखा हो और हमें उसके फर्स्ट या लास्ट पॉइंट को, उसके स्टार्टिंग और एंड को रेफर करना हो, तो एट का यूज किया करो। अगर कोई नाउन नहीं मेंशन कर रखा हो, टाइम इन जनरल की बात करनी हो, तो इनका यूज किया करो, इन द एंड, इन द बिगनिंग। चलो ये हो गए क्वेश्चंस। ये देखो कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये मुझे लग रहा है 2017 सीपीओ के पेपर में क्वेश्चन आया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एज इट इज यूज कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ हार्ड प्लेस टू वर्क, सो द वर्ड टॉक्सिक वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब एमनेस्टी वर्क कल्चर सो फार एज द अर्ली 90s, अर्ली 1960s। चलो आंसर बताओ। समझ ही नहीं आया, बहुत अच्छा, समझ में नहीं आया, और क्या। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन वास्तव में थोड़ा सा ट्रिकी है भी। चलो मैं इसको एक दो आसान क्वेश्चन से पहले समझाता हूँ। देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, ही हैज नो फ्रेंड टू प्ले। ठीक है, ही हैज नो टॉय टू प्ले। मुझे लगता है ये शायद क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेंगे। देखो तो एक बार इन्हें, इनसे पता करो क्या आंसर हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन सामने लिखे हैं, इनको एक बार पता करके देखो कि इनका अगर तुम्हें आंसर बताना हो तो ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। अगर सही है गलत है तो बताओ इनका आंसर क्या होगा। नो फ्रेंड्स आएगा। हो तो तुम गधाई, घर सुधरोगे तो कभी नहीं। ठीक है, मतलब देखो अब समझना। अब ये कमेंट बंद करो और इधर सुनो ध्यान से जो बताया जा रहा है। ये टू प्ले एक इन्फिनेटिव है, नॉन फिनाइट वर्ब। इसका यूज हमने किया यहाँ पे इस नाउन फ्रेंड के लिए, और यहाँ पे इसके साथ में किया नो टॉय के साथ में। ठीक है, अगर हम उस वर्ब को, प्ले को, और उसके जिस नाउन के लिए उसका यूज किया जा रहा है उसको रिलेट करें, तो इसको ऐसा समझना। मान लो हम प्ले को मेन वर्ब बना लें। अभी तो ये इन्फिनेटिव है, नॉन फिनाइट वर्ब है, लेकिन अगर हम इसे मेन वर्ब बना लें, सब्जेक्ट अपनी मर्जी का कोई भी लिख दें। मान लो मैं यू लिख देता हूं, तुम्हें जो अच्छा लगे अपना लिख सकते हो, बाकी मैं तो यू लिख देता हूं। यू प्ले एंड यू प्ले, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब होगा क्या, जिस नाउन के लिए हमने प्ले का यूज किया यहाँ पे, उसको यहाँ पे लिख देते हैं नो फ्रेंड, नो टॉय। तो हमने ऐसे लिख दिया यू प्ले नो फ्रेंड, यू प्ले नो टॉय। अब देखिए जो प्ले वर्ब होती है इसका ऑब्जेक्ट टॉय तो हो सकता है, क्योंकि टॉय जो होते हैं वो गेम्स होते हैं, तो उनको तो हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेंड होता है वो गेम नहीं होता, उसको हम प्ले नहीं कर सकते, तो वो इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता।
वो एक सेकंड पार्टी होता है जो हमारे साथ इस इवेंट में इन्वॉल्व होता है। अब हमने पढ़ा कि जब किसी इवेंट में, जब किसी मतलब प्रोसेस में किसी एक पर्सन के साथ में कोई दूसरी सेकंड पार्टी इन्वॉल्व हो, तो उनकी टुगेदरनेस के जो रिलेशन होता है उसकी प्रिपरेशन विद होती है, उसका यूज क्या करो। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा विद। विद क्यों लिखना पड़ रहा है समझ लो, क्योंकि जो फ्रेंड है वो भी एक्चुअल में इस वर्ब के डूअर ही है, ठीक है, वो इसके ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, टॉय जो है वो प्ले वर्ब के डूअर नहीं, वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के वर्ब का लिख दिया। तो अगर हम टॉय को यूज करेंगे प्ले के साथ ऑब्जेक्ट बना के, दैट इज अ लॉजिकल सिचुएशन, ये सिचुएशन लॉजिकल है। लेकिन अगर हम फ्रेंड को यूज करेंगे प्ले के साथ में ऑब्जेक्ट बना के, तो वो इलॉजिकल सिचुएशन। इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि समवन स्टार्ट्स प्लेइंग हिज फ्रेंड्स, कि उसने अपने फ्रेंड्स को खेलना शुरू कर दिया, उन्हीं को उठा के फेंकना पटकना ये सब, जो कि वाहियात मीनिंग होगा। तो यहाँ पे अब हमें विद लिखना पड़ेगा। टुगेदरनेस की प्रिपरेशन विद होती है, सेकंड पार्टीज की प्रिपरेशन विद होती है। किसी भी प्रोसेस में जो पार्टी इन्वॉल्व हो हमारे मेन सब्जेक्ट के साथ में, उसके लिए विद प्रिपरेशन का यूज क्या करो, ठीक है। तो यहाँ पे विद आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब यही सिचुएशन यहाँ पर है। अगर हम प्ले को और फ्रेंड को रिलेट करेंगे और हमें प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ भी जरूरत पड़ेगी बच्चे, यहाँ भी लिखो यही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें टॉय को और प्ले को रिलेट करने के लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टॉय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्ले का, तो यहाँ पे कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, सेंटेंस ऐसे से हो गया। मैंने बेटा ये कभी नहीं बताया था कि नो के साथ में प्लूरल नाउन आते हैं। मैं अगर कभी बताता भी, पहली बात तो मैं बात में बोलता नहीं हूँ, अगर मैं कभी बोलता भी हूँ तो मैं ये बताता हूँ कि नो के साथ में सिंगुलर या प्लूरल, सम और एनी के साथ सिंगुलर प्लूरल कैसा भी नाउन लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम पहले से भरे बैठे होते हो और तुम अपनी बदतमीजी मेरे ऊपर डालते हो। मैं नहीं कहता बेटा कभी ये बात, ठीक है। मैं तो कभी ये बात कहता ही नहीं हूँ कि नो के साथ कैसा आता कैसा नहीं आता। वो तो तुम अपने आप नोटिस कर लो तो कर लो, नहीं तो मैं बताता ही नहीं। और अगर मैं कहता भी हूं, तो यही कहता हूँ कि नो के साथ, एनी के साथ, सम के साथ, ऑल के साथ सिंगुलर या प्लूरल कैसा भी नाउन लिख सकते हो। तो ओवर टाइम कहीं और का होगा, सर पे मेरे डाल रहे हो। चलो खैर, ये दो क्वेश्चन समझ में आए। अब मैं दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए और लिखता हूँ, इनका भी जरा एक बार आंसर बताना। ये देखो, ही हैज अ स्पून टू ईट, और ही हैज अ मैंगो टू ईट। ही हैज अ स्पून टू ईट एंड ही हैज अ मैंगो टू ईट। कमेंट द आंसर, ठीक है। चलो इनके एक बार आंसर्स बताओ। आगे बात समझ में? चलो बढ़िया। अब देखो, हालांकि जिन्हें बात समझ में आ गई उनके लिए क्वेश्चन खत्म हो गए, क्योंकि वो इनका आंसर जान चुके हैं। लेकिन फिर भी मान लो एक दो भी बेचारे परेशान हो, तो उनको मैं बता देता हूं। देखो फिर से हम एक बार वही काम कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उस इन्फिनेटिव को मेन वर्ब बना देते हैं अपनी मर्जी का कोई एक सब्जेक्ट लिखकर। फिर से मैंने यू लिख दिया, यू ईट, यू ईट, ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जिस नाउन के लिए हमने वो इन्फिनेटिव यूज किया, जैसे यहाँ पे इसका यूज हमने स्पून के लिए किया, यहाँ पे इसका यूज मैंगो के लिए किया, तो हम क्या करते हैं, उस नाउन को यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं, आई स्पून और अ मैंगो। अब देखिए, मैंगो तो फ्रूट होता है, मैंगो तो इस ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि वो फूड आइटम है। लेकिन स्पून तो फूड आइटम है नहीं, स्पून को कोई खाता भी नहीं है, तो स्पून को हम ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो या तो ये वर्ब और नाउन गलत है, इनमें से किसी एक को चेंज करो, ईट की जगह बॉट लिख दो, ड्रॉप्ड लिख दो, ठीक है, नहीं तो नाउन चेंज कर दो। और अगर इन्हीं को यूज करना है, तो फिर इनको प्रीपोजिशन की मदद से रिलेट करो। अब हमें पता है, अगर हम ईट और स्पून में रिलेशन सेट करेंगे, तो स्पून एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से काम किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स की भी प्रिपरेशन विद होती है, तो विद लिख दो, ठीक है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा, यू ईट विद अ स्पून। अच्छा, मैंगो के साथ ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंगो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा ईट वर्ब का, उसके लिए हमें कोई मतलब प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हमें ये पता चल गया कि इस वर्ब को और इस नाउन को रिलेट करने के लिए हमें प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो वो यहां भी लिखो, ठीक है। अच्छा, मैंगो जो ईट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, सो वी डोंट नीड एनी प्रिपरेशन टू रिलेट दीज टू वर्ड्स। ये लो सही हो गया, ही हैज अ मैंगो टू ईट।
तो अगर हम कभी किसी वर्ब के साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे और अगर वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमें रिलेट करने के लिए प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो प्रीपोजिशन आपको हर बार लिखनी पड़ेगी, चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ये दो चार क्वेश्चन हो गए, इनको हमने समझ लिया। अब मैं एक दो क्वेश्चन और लिखता हूं, अपने आप इनके आंसर बताना। देखो, नो एयरलाइन इज सेफ टू ट्रेवल। सेकंड, they have laid down some rules to abide. He needs a pen to write. D, I have got nothing to boast. They gave him a chair to sit. F, we have nothing to worry. Correct these questions. अभी जो क्वेश्चंस तुम्हें सामने बोर्ड पे दिखाई पड़ रहे हैं रेड कलर से जो लिखे गए हैं, ये सही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गलत हो, जो कि लग रहा है कि होंगे, तो इन्हें सही करो। सो इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट करो। No airline is safe to travel. They have laid down some rules to abide. He needs a pen to write. I have got nothing to boast. They gave him a chair to sit. We have nothing to worry. बेटा बहुत चिंता करते हो, पढ़ाई करो। चिंता जो होती है वो दिमाग नहीं लगने देती, कंसंट्रेशन कमजोर कर देती है। चिंता मत किया करो। अंकल ये बूस्ट नहीं था, ये बोस्ट था। BOAST, BOAST। हरिओम। सही है, बढ़िया। अब देखो यहां पे समझना, वरी वर्ब इंट्रांसिटिव होती है। अगर हम नथिंग को इससे रिलेट करेंगे तो हमें वरी के साथ में प्रिपरेशन अबाउट लिखनी पड़ेगी। जो भी वरी का मैटर होता है उसके लिए प्रिपरेशन अबाउट लिखा करो। तो यहाँ पे लिखो अबाउट, वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट। सिट वर्ब भी इंट्रांसिटिव होती है, तो चेयर जो है वो सिट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकती, तो चेयर को प्रिपोजिशन से रिलेट, इससे रिलेट करने के लिए हमें प्रिपोजिशन चाहिए होगी, तो इन लिख दो। यहाँ पे ध्यान देना, चेयर्स के साथ में इन लिखा करो। कई बार ऑन वगैरह भी लिखा होता है जो फ्लैट चेयर्स होती हैं, लेकिन जनरली ऐसी चेयर्स कम ही होती हैं। तो अगर वैसी कोई चेयर हो तो ऑन भी लिख सकते हो, अदरवाइज अपनी तरफ से इन्हीं लिखा करो। आई हैव गॉट नथिंग टू बोस्ट। बोस्ट वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, लेकिन बोस्ट ऑफ का मतलब सेकी बगाड़ना होता है, तो इसके साथ में ऑफ लिखो। आई हैव गॉट नथिंग टू बोस्ट ऑफ। ठीक है, अब हमें पता है कि राइट वर्ब होती तो ट्रांसिटिव है, राइट वर्ब इंट्रांसिटिव नहीं होती। सिट इंट्रांसिटिव है, बोस्ट इंट्रांसिटिव है, वरी इंट्रांसिटिव है, लेकिन राइट वर्ब ट्रांसिटिव होती है। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कोई पोएम हो सकती है, इसका ऑब्जेक्ट कोई लेटर हो सकता है, इसका ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, बुक हो सकती है। पेन इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। पेन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से लिखा जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट की प्रिपरेशन यहाँ पे लिखो विद। अबाइड बाई फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है पालन करना। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब होती है तो वो जो प्रिपरेशन बाई होती है उसका लिखनी ही पड़ेगी। ठीक, दे हैव लेट डाउन सम रूल्स टू अबाइड बाई। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जो हमने इन्फिनेटिव यूज किया ना, ट्रेवल, इसको हमने देखो नाउन के साथ नहीं लिखा। जैसे ये टू अबाइड था, इसको हमने नाउन रूल्स के साथ लिखा था। यहाँ पे टू राइट को हमने पेन नाउन के साथ लिखा था। टू बोस्ट को हमने नथिंग प्रोनाउन के साथ लिखा था। टू सिट को चेयर नाउन के साथ लिखा था। टू वरी को नथिंग प्रोनाउन के साथ लिखा था। इस टू ट्रेवल को हमने यूज किया सेफ एडजेक्टिव के साथ में, लेकिन वो एडजेक्टिव ध्यान से देखो, लिंकिंग और के बाद में लिखा कि कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट सेम होते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इस टू ट्रेवल इन्फिनेटिव का डायरेक्ट यूज हमने एयरलाइन के लिए ही कर रखा है, क्योंकि जिस एडजेक्टिव के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं वो एडजेक्टिव खुद एयरलाइन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये ट्रेवल जो है हमने वो एयरलाइन के लिए यूज कर रखा है। अच्छा, हमने पढ़ा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की प्रिपरेशन बाई होती है, तो यहाँ पे बाई लिख दो। ठीक है,
तो हमें लिखना पड़ेगा नो एयरलाइन इज सेफ टू ट्रेवल बाई। तो अगर हमें किसी वर्ब को किसी नाउन को रिलेट करने के लिए प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है फाइनाइट फॉर्म में, तो हमें वो नॉन फाइनाइट फॉर्म में भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमारे आंसर हो गए। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन। दे आर लुकिंग फॉर सम प्लेस टू वर्क। अब जैसे हमने लिखा दे आर लुकिंग फॉर सम प्लेस टू वर्क, अब यहाँ पे जो टू वर्क हमने लिखा ना इन्फिनेटिव है, और इस इन्फिनेटिव का यूज हमने प्लेस के लिए करा है। अब मान लो हमने लिखा यू वर्क डैश प्लेस, तो वर्क प्लेसेस जो होते हैं ना उनकी प्रिपरेशन एट होती है, क्योंकि वो पॉइंट होते हैं जहां पे लोग काम करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो हमें यहाँ पे वर्क वर्ब को और प्लेस नाउन को रिलेट करने के लिए प्रिपरेशन लिखनी पड़ेगी एट। अब ये जो प्रिपरेशन हमें यहाँ पे लिखनी पड़ रही है ना, वही यहाँ लिखनी पड़ेगी और वही यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ हार्ड प्लेस टू वर्क एट। तो जो टू वर्क हमने नॉन फाइनाइट वर्ब यूज किया ना इन्फिनिटिव प्लेस नाउन के लिए, वो प्लेस नाउन उस वर्क वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। उन दोनों को रिलेट करने के लिए प्रिपरेशन चाहिए होगी, जो कि मिसिंग है। तो वो प्रिपरेशन अपने पास से लिख दो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ हार्ड प्लेस टू वर्क एट। पगले होते हैं वो, उनका मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इतने मूर्ख होते हैं। वहां पे क्वेश्चन में फोटो छपी होती है क्या कि फोटो में हम देख लेंगे कि चेयर है उसमें आर्म रेस्ट है कि नहीं है, हाँ? मूर्खता वाले आंसर। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में कोई फोटो छपी होती है क्या? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, बाकी बातें छोड़ो। दिस कंपनी हैज सम वैकेंसीज फॉर सम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर इन्फॉर्म्ड एंड एक्सपर्ट एट दिस काइंड ऑफ डीलिंग्स। हरिओम। वर्क वर्ब, हाँ यहां तो कम से कम इंट्रांसिटिव है। दिस कंपनी हैज सम वैकेंसीज फॉर सम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर इन्फॉर्म्ड एक्सपर्ट एट दिस काइंड्स ऑफ डीलिंग्स। देखो समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो मैं एक आसान क्वेश्चन लिखता हूं, उससे बताना। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम कॉन्फिडेंट एंड कन्विंस्ड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मत लिखना। आई एम कॉन्फिडेंट एंड गुड एट दिस जॉब। चलो इसमें अगर कुछ बता सकते हो एक बार आंसर बताओ, ये मुझे लगता है थोड़ा उससे आसान लगेगा तुम्हें। आई एम कॉन्फिडेंट एंड गुड एट दिस जॉब। आई एम कॉन्फिडेंट एंड गुड एट दिस जॉब। इन नहीं होता बेटा, पहुंच तो तुम आंसर के पास गए हो, लेकिन अभी थोड़ा सा ही बस गड़बड़ हो गई। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, सबसे पहले तो ये समझना कि जो कॉन्फिडेंट हमने लिखा है ये एक एडजेक्टिव है, और गुड ये भी एक एडजेक्टिव है। ये दोनों एडजेक्टिव हमने लिंकिंग और के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किए हैं सब्जेक्ट आई को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन इसके अलावा हमने इन दोनों एडजेक्टिव से रिलेट करने के लिए एक नाउन लिख रखा है दिस जॉब।
अच्छा, गुड जो एडजेक्टिव होते हैं, गुड बैड होते हैं, इनके साथ में अगर हम कोई एक्टिविटी वगैरह लिख दें जिसको कोई काम अच्छे से कर लेता है कोई पर्सन, तो उसके लिए एट का यूज क्या करो। ठीक है, तो जो हमने एट प्रिपोजिशन यूज किया बिल्कुल सही है, क्योंकि गुड एडजेक्टिव के साथ में एट प्रिपोजिशन का ही यूज होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ में प्रिपोजिशन ऑफ यूज होती है। अब वो ऑफ तो यहाँ पे लिख नहीं रही है। अच्छा, ये प्रिपोजिशन दोनों की कॉमन हो नहीं सकती, तो यहाँ पे ऑफ अलग से लिखो। तो इसको ऐसे लिखो, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ एंड गुड एट दिस जॉब। तो ये जो दोनों एडजेक्टिव हमने एंड से जोड़ रखे हैं, इन दोनों एडजेक्टिव्स की प्रेपोजिशंस कॉमन नहीं होती हैं, सेपरेट होती हैं। ठीक है, तो अगर इनकी प्रेपोजिशन सेपरेट होती हैं, मतलब डिफरेंट प्रेपोजिशंस होते हैं, तो उनको अलग अलग ही लिखो, उनको कॉमन नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल से ये बात समझना। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज टॉकिंग एंड लाफिंग एट अस। एक ये लिख दिया। दूसरा हमने लिखा, ही वॉज लुकिंग एंड लाफिंग एट अस। ये दोनों क्वेश्चंस एक बार सही करो। अगर ये गलत हो सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस, तो इनको करेक्ट करो। ही वॉज टॉकिंग एंड लाफिंग एट अस, ही वॉज लुकिंग एंड लाफिंग एट अस। He was talking and laughing at us. He was looking and laughing at us. C is correct. बढ़िया, सही है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने टॉकिंग और लाफिंग लिखा है ना, ये दोनों वर्ब हैं। मतलब इनमें से कोई इस बार एडजेक्टिव नहीं है, दोनों ही वर्ब हैं। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। उसी तरीके से लुकिंग और लाफिंग भी वर्ब है। अच्छा, लाफ और लुक जो वर्ब होते हैं ना, दोनों की प्रिपरेशन कॉमन होती है, क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं लाफ करते हैं, तो एक तरीके से हम उस पर एम करते हैं अपने फोकस या अटेंशन को, तो टारगेट होता है। तो दोनों की प्रिपरेशन एट ही होती है, लुक एट समवन, लाफ एट समवन। तो ये प्रिपरेशन कॉमन हो गई, क्योंकि लुक के साथ भी एट आएगा, लाफ के साथ भी एट आएगा, तो हमें इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं, वो कॉमन प्रिपरेशन हो गई। लेकिन टॉक के साथ में हम प्रिपरेशन एट तो नहीं लिखते, लाफ के साथ लिखते हैं, लेकिन इसके साथ नहीं लिखते। तो यहाँ पे प्रिपरेशन तो हमें कोई और ही लिखनी पड़ेगी। अब एक बच्चे ने कमेंट किया था कि इसमें हम लिख दें, ठीक है, एक बच्चे ने इसमें लिखा था कि अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या नाम, विद। अच्छा, विद लिख दोगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो पर्सन हम ही से बात करके हम पे हंस रहा था, जो कि मतलब एक लॉजिकल सिचुएशन होगी नहीं, क्योंकि अगर हम ही से बात करेगा तो फिर हम अपने पे कम से कम हंसने तो देंगे नहीं। ठीक है, बहुत ही बेशरम का आदमी होगा तब तो ऐसा काम करेगा। तो यहाँ पे विद या टू मत लिखो, यहाँ पे लिखो अबाउट। मतलब वो बात हमसे नहीं कर किसी और से रहा होगा, हमारे बारे में, लेकिन हंस हम पे रहा होगा। अबाउट लिखोगे तो वो ज्यादा लॉजिकल होगी, हालांकि ग्रामेटिकली तब भी सही हो जाएगा जब तुम विद या टू लिख दोगे, लेकिन ये बेटर सिचुएशन है। तो इसको लिखो, ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड लाफिंग एट अस, मतलब हमारे बारे में बात करके हम पे हंस रहा था। ठीक है, लुक फॉर बेवकूफी मत दिया करो, लुक फॉर का मतलब खोजना होता है किसी को। ठीक है, अब मैं दो चार एग्जांपल तुम्हारे लिए और लिखता हूं, अपने आप देखो सही करना है इन्हें। पहला क्वेश्चन लिखो, अ फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर एज वेल। ठीक है, दूसरा, ही वॉज बिजी एंड engaged in his project. C. Your views are different and contrary to ours. ठीक है, D. Your views are different and contrary to ours.
Your views are different and contrary to ours. He was busy and engaged in his work. A frog can live on land and water as well. They are expert and they are expert and क्या लिखना था, छोड़ो ये थर्ड एग्जांपल कुछ बनेगा नहीं। ये एबीसी तीनों एग्जांपल लिखे और इनका आंसर बताओ। सही है। सी इज करेक्ट। करेक्ट बच्चे इनमें से एक भी नहीं, वैसे इनमें से करेक्ट एक भी नहीं है। हाँ सही है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये नाउन है, दो नाउन हमने एंड से जोड़ रखे हैं। ये दोनों एडजेक्टिव हैं। एंगेज पास्ट पार्टिसिपल है, बिजी एडजेक्टिव भी होता है, ये कोई पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। डिफरेंट एडजेक्टिव है, कॉन्ट्ररी भी एडजेक्टिव है। अब कॉन्ट्ररी और ऑपोजिट होते हैं ना, इनका जब हम रिलेशन करते हैं किसी दूसरे वर्ड से, मतलब अगर कोई चीज कॉन्ट्ररी या ऑपोजिट है तो किसके रेस्पेक्ट में, ये बताने के लिए हम प्रिपोजिशन यूज करते हैं टू। तो कॉन्ट्ररी ऑपोजिट के साथ तो टू लिखा करो, लेकिन डिफरेंस के साथ में प्रिपोजिशन लिखा करो फ्रॉम। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, योर व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉन्ट्ररी टू आवर्स, कि तुम्हारे व्यूज जो है वो हमसे मतलब डिफरेंट भी हैं और हमारे ऑपोजिट भी हैं। फिर हमने लिखा ही वॉज बिजी एंड एंगेज इन हिज प्रोजेक्ट। ठीक, एंगेज पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ में जो स्टेट डिस्क्राइब करते हैं प्रिपरेशन लिखा करो इन, लेकिन बिजी प्रिपरेशन के साथ में प्रिपरेशन यूज किया करो विद। तो अगर इन दोनों की प्रिपरेशन कॉमन नहीं है तो अलग अलग लिखनी पड़ेगी, तो इसको ऐसे लिखो, ही वॉज बिजी विद एंड एंगेज इन हिज वर्क। अच्छा, उसमें आ जाते हैं। अब जैसे हमें पता है कि फ्रॉग जो है वो लैंड की सरफेस पे रहता है, तो सरफेस की प्रिपरेशन ऑन होती है, वो हमने लिख दी, लेकिन जो वाटर होता है, वाटर में तो सबमर्ज कर जाएगा, उसकी सरफेस पे तो नहीं रह सकता, तो उसके लिए प्रिपरेशन लिखो इन। तो हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर एज वेल। जब ये बातें समझ में आ जाएं तो अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो अब ये जो, हाँ सही है बच्चों, तुम्हारा हाँ आंसर करेक्ट है। अभी जो हमारा क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 2, दिस कंपनी हैज सम वैकेंसीज फॉर सम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर इन्फॉर्म्ड एंड एक्सपर्ट एट दिस काइंड्स ऑफ डीलिंग्स, इसका आंसर बता दो। हरिओम। चलो, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं। यहां देखो, ये इन्फॉर्म्ड, एक मिनट, ये इन्फॉर्म्ड एक एडजेक्टिव है, एक्सपर्ट एडजेक्टिव है। तो एक्सपर्ट के साथ जो हमने प्रिपरेशन एट यूज की वो तो सही है, जैसे गुड के साथ एट लिखा था वैसे एक्सपर्ट के साथ भी सही है, लेकिन इन्फॉर्म के साथ में प्रिपरेशन अबाउट लिखा करो। ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है अवेयर होना। अवेयरनेस किससे रिलेटेड है ये बताने के लिए प्रिपरेशन लिखा करो अबाउट, इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अबाउट आ जाएगा, यहाँ पे एट आ जाएगा, ये दोनों एडजेक्टिव हमने एंड से जोड़ रखे हैं, इनकी प्रिपरेशन कॉमन नहीं होती है, डिफरेंट प्रिपरेशन होती हैं, तो डिफरेंट प्रिपरेशन होने की वजह से उनको अलग अलग लिख दो, बस ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, इन्फॉर्म्ड अबाउट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लो, ये दोनों भी डिस्कस हो गए। एक काम करते हैं, अभी टाइम लेंगे क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने हैं ना, अभी हम कल से डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो हम क्लास को आज अपना यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक, और बाकी अभी तो प्रिपरेशन चलेगा, 3-4 क्लास चलते ही रहेगा, तो ये सारी बातें अब जो बच गई हैं वो हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्म्ड अबाउट, बिल्कुल सही बच्चा है। तो चलो ठीक है, तुम लोग अपना मौज लो, रिविजन वगैरह करो, और मैं फिर मिलता हूँ कल शाम को, सेम टाइम सेम प्लेस। आज के लिए सभी को बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।